एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग हिंदी के पेपर है, आप लोग निरंतर रूप से कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के इम्पोर्टेंट वीडियो बनाइए। तो आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसलिए सभी भाई बहन से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे हिंदी पे अच्छे अंक आ सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। हर भाई बहन को इस बार आपका हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग जैसा प्यार दे रहे हैं तो प्यार को थोड़ा और बढ़ाएं और सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सही जानकारी दी जाती है और परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है तो विपरीत कार्य, ठीक है ना। क्या होता है? विपरीत कार्य होता है उल्टी गंगा बहाने का अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। चौथा देखते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से कवित्री को जाना जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मीरा के नाम से कवित्री को जाना जाता है तो महादेवी वर्मा, ठीक है ना। आधुनिक मीरा के नाम से कवित्री को जाना जाता है तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को कहते हैं। तो मातृभाषा क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जो माँ द्वारा सिखाई जाती भाषा उसे मातृभाषा कहते हैं। देखिए हमारा टारगेट है इस वीडियो पे कम से कम 2000 व्यूज़, है ना। जैसे ही आप 2000 व्यूज़ इस पर हो जाएंगे इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका वीडियो 2-3 पार्ट पे आएगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को ज़्यादा अपने भाई बहन पे शेयर करें। जैसे 2000 व्यूज़ हो जाएंगे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आ जाएगा हिंदी का ही। आगे बढ़ते हैं। राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है। राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है तो राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है तो सफल न होना, सफल न होना, ठीक है ना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है सफल न होना। आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास हैं, ठीक है ना। याद रखें, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। पूछ सकता है आपसे कि ज्ञान मार्गी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन अगला आपका है कि कवित्व में कितने वर्ण होते हैं। इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। कवित्व में कितने वर्ण होते हैं? तो कवित्व में आपके 31 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। याद रखना इस बात को। कवित्व में कितने वर्ण होते हैं? 31 होते हैं। फिर काव्य की 100 वर्ण शब्दों को कहते हैं अलंकार कहते हैं। बहुत मोस्ट है, कई बार आप पेपर में आ चुका है कि काव्य की 100 वर्ण शब्दों क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर आता है आपका दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है। बहुत मोस्ट है कि दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है तो 24। कितनी होती है? 24 होती है। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव पूछ सकता है ना। आप जितने रस है ना सबका स्थायी भाव कर लो, गारंटी है क्वेश्चन आज पक्का आएगा, ठीक है ना। जितने रस है सबके आपको स्थायी भाव तैयार कर लेने हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम चरण कमल राम कोमल में उपमान है। तो आपका कमल क्या है? कमल है। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। बस आप अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करना है। जैसे 2000 व्यूज़ होंगे इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कार्य होगा, ठीक है ना। कार्य है, क्या है आपका? कार्य है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ अलंकार होता है तो विभावना, ठीक है ना। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है, ठीक है ना। अगला बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। वो प्रकार है, अंग है, ठीक है। अंग और प्रकार में अंतर होता है तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। काव्य के कितने भेद होते हैं? इसको आप जरूर याद रखें। काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
दो भेद होते हैं काव्य के बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है आपका? व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु में लक्ष्य रखकर अन्य के लिए बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति, ठीक है ना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। अगर आप चाहते हैं सही जोड़ी, सत्य सत्य या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा की विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा की दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, राजभाषा, ठीक है ना। यानी जो आपके राज्य में भाषा जो राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। फिर इसके देख लेते हैं विशेषता। तो पहली हो जाएगी, राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अपनाई जाती है। पहली क्या हो गई? राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अपनाई जाती है। दूसरा हो गया आपका, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा भारत की राजभाषा है, किंतु जब तक सभी राज्यों को हिंदी का पूरा ज्ञान न हो तब तक प्रदेश की भाषा के साथ हिंदी का अनुवाद स्वीकार्य है। यानी अगर संविधान की हम बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है, किंतु जब तक सभी राज्यों को हिंदी का पूरा ज्ञान न हो तब तक प्रदेश की भाषा के साथ साथ हिंदी का अनुवाद स्वीकार्य है। यानी अपनी भाषा लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसका हिंदी लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट पे हो गया आपका, ठीक है ना। तो राजभाषा किसी भी देश के राजकीय कामकाज की भाषा होती है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं इसमें कि राजभाषा किसी भी देश के राजकीय कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। दो विशेषताएं हो गई आपकी कि राजभाषा किसी भी देश के राजकीय कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, चलिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए राष्ट्रभाषा देखते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणा निहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह पूरे राष्ट्र की संस्कृति अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसी भाषा से उसे व्यक्ति, समाज और देश का व्यक्तित्व झलकता है। तो विशेषता देखते हैं। तो राष्ट्रभाषा विकसित होती है। पहली विशेषता क्या है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है? विकसित होती है। दूसरा क्या है? यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। पहला क्या है कि विकसित होती है, दूसरा क्या, ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा देश की अन्य भाषाओं से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। और अन्य भाषाओं से इसका क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए देखते हैं, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। आप क्या करना है, हास्य की परिभाषा देना है और उदाहरण भी देना है। देखते हैं, चलिए। अनोखी वेशभूषा, आकार, वाणी तथा कार्य को निहार कर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की अभिव्यक्ति करता है।
या किसी वेशभूषा आकार वाणी तक कार्य को निहार कर देख कर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका कि फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, है ना। तो आगे चलते हैं। छप्पय छंद की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। देखिए जो छप्पय छंद होता है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं छप्पय छंद में? 6 चरण होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं तथा आखिरी 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद में 13-13 या फिर 15-13 क्रम से 26 और 28 मात्राएं होती हैं। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप तैयार कर लीजिए। और इनकी मात्राएं में भी कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं और उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। और ये आपका दिया गया है इसका उदाहरण, इसे आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर हम पूरा पढ़ते जाएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं निम्न भाग को। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण है। तो अगर आपको समस्या है इसमें तो आप बताइएगा, तो मैं इसका आपके पेपर के बाद अलग से वीडियो पूरा हिंदी ग्रामर बना दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा जैसे आपका छमाही पेपर हो जाएगा, क्योंकि अभी समय कमी है। छमाही के बाद मैं पूरा आपको विस्तार से समझा दूंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, वीडियो शेयर किया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है ना। ये आपके पेपर में आता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना न किसी को क्या होता है? अकल्पनीय होता है। क्या होता है? अकल्पनीय होता है, ठीक है। जिसका अंत ना हो क्या होता है? अनंत होता है। जिसका अंत ना हो क्या होता है? अनंत होता है। जिसका अगला देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या होता है? अद्वितीय होता है। फिर आगे आते हैं। बिना सोच समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। बिना सोच समझे क्या विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सोचना चाहिए। अगर देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे SMS कर दें। हमारा नंबर है 7987374158। और जब आप SMS करें तो अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें। और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट लिखें, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लिखें, बायोलॉजी से बायोलॉजी लिखें। अपना नाम, कक्षा और विषय लिखना ना भूलें, ठीक है ना। और आप कॉल बार बार ना किया करें, आप सीधे व्हाट्सएप SMS कर दें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां आपको परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। अगर आपको इसका अगला वीडियो चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो हमें क्या करें? कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए, और ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करिएगा। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।